चलिए फिर आज हम स्टार्ट करेंगे जो क्लास आज की है। इसके पहले कि हम लोग आगे बात करें, सबसे पहले जान लेते हैं कि पिछली क्लास में क्या सीखा था। चैप्टर का नाम क्या बताया? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था। पहले बताओ मतलब क्या है इसका, इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे का लॉजिक क्या है, और ये चैप्टर रखा ही क्यों गया, और ये थ्योरी ऑफ डिमांड के बाद ही क्यों रखा गया। इन सबके जवाब मैंने आपको दिए थे, आपको अगर आपको ध्यान होंगे तो। लॉ ऑफ डिमांड में कौन सी कमी लगती है आपको? कमी तो है, वो कमी क्या लगती है? हाँ, खाली लॉ ऑफ डिमांड एक तरह का स्टेटमेंट है जिसमें क्या लिखा हुआ है कि सर अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्या चीज बताने में फेल रहता है हमेशा। सर प्राइस बढ़ा डिमांड कम होगी, बात समझ में आती है? अबे कितनी कम होगी? क्या सारे के सारे गुड्स बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड से उनका डिमांड फॉल होगा जब उसका प्राइस बढ़ेगा? ऐसा नहीं है सर, क्योंकि हर गुड्स की वैल्यू इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है। मेडिसिन एंड एसी, आप क्या मानते हो सर, किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा? मेडिसिन। एसी के बिना आपका जान जाएगा क्या? दवाई नहीं खाओगे तो आपकी जान जा सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि सर जब प्राइस बढ़ेगा ना, तो दोनों की डिमांड पे जो इंपैक्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल अलग होगा। एक की डिमांड बहुत ज्यादा कम होगी और एक की डिमांड बहुत बहुत क्या बोलना चाहिए, जो मेडिसिन का डिमांड क्या होगा सर, कम तो होगा लेकिन उतना कम नहीं होगा। लेकिन जो एसी है उसका डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों के इंपॉर्टेंसेस वैल्यूज कैसी हैं, अलग अलग। ये क्लियर हुआ? आपको यह भी याद होगा कि पिछली क्लास में हमने इसके भी ऊपर डिस्कशन किया था कि फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर हर गुड की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, मैंने बोला ना इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है, इसलिए हमने दो तरह के टर्म्स के बारे में जान लिया था। पहला क्या था? डिमांड कैन बी इलास्टिक, डिमांड कैन बी इनइलास्टिक। अगर मैंने कौन सा वर्ड मैंने किया यूज, डिमांड इज इलास्टिक का मतलब क्या हुआ यहाँ पे सर? डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है इन कंपैरिजन टू चेंज इन प्राइस। और अगर मैंने कौन सा वर्ड यूज किया? इनइलास्टिक, या क्या बोला? लेस इलास्टिक। दोनों का मतलब एक ही है। मतलब क्या है सर? प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में चेंज कम आया। अगर आपको ये दो वर्ड क्लियर है, ये समझ में आते हैं आपको, तो ये चैप्टर में आगे पढ़ना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूं, आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर है? अगर डिमांड कैसी है? इलास्टिक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि सर जब प्राइस में, अगर प्राइस में चेंज आया 10% से प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया, तो ये बात पक्की है कि डिमांड फॉल ही करेगी। और डिमांड फॉल हो गई 20%, प्राइस बढ़ा कितना? 10%, डिमांड फॉल हुई 20%, क्या बोलोगे? डिमांड इज इलास्टिक। सर ज्यादा चेंज हो रही है इन कंपैरिजन टू चेंज इन प्राइस। लेकिन अगर प्राइस में चेंज आया 20%, इंक्रीज हुआ, और डिमांड फॉल हुई 10%, डिमांड इज इनइलास्टिक। सर चेंज तो हुई है डिमांड, लेकिन प्राइस के तुलना में कम चेंज हुई है। तो ये दो तरह के वर्ड्स का हम लोग बार बार इस्तेमाल करने वाले हैं। पहला क्या होगा? इलास्टिक, एंड सेकंड विल बी इनइलास्टिक। बात समझ में आ रही है? अभी आगे बढ़ सकते हैं। मैं देखो आपसे उन सारी बातों के बारे में फिर से जिक्र नहीं करने वाला हूं जो हमारा हुआ था। फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या होते हैं, पोस्टपोनमेंट ऑफ द कंजम्पशन, अवेलेबिलिटी ऑफ, मतलब बहुत कुछ था। लिव इट। अब यह जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उन सारी बातों को ध्यान रखिए जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर सीखा था। हम उन्हें रिकैप्चुलेट नहीं करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। जरा पढ़ना क्या लिखा है बोर्ड पे। आज का पॉइंट इन इशू क्या है बात करने का? मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। याद करो मैंने कहा था मैं इसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल कर सकता हूं, वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक ही बात है, इस चैप्टर के हिसाब से एक ही है। वैसे दोनों टर्म्स बिल्कुल अलग हैं सर। बात समझ में आ रही है? मतलब कहने का क्या है, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशन, दैट्स इट। तभी उसका नाम क्या रखा गया? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर मेरा डिमांड इनकम से इंफ्लुएंस हो रहा होता और प्राइस को मैं कांस्टेंट मानता, तब उसका नाम होता इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं? सारे फैक्टर को हम क्या मानने वाले हैं? कांस्टेंट। सिर्फ क्या पढ़ेंगे? अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर गुड। क्लियर है सर? कैसे निकाल सकते हैं? क्या तीनों मेथड्स हमारे काम के हैं? जरा 2 मिनट के लिए सोचिए।
पहले का लिखा जरा पढ़ना, परसेंटेज मेथड, जिसका कभी कभी एक और नाम क्या होता है, प्रोपोर्शनेट मेथड। मैं फिर से बोल रहा हूं एक बार, परसेंटेज मेथड ये वाला है, लेकिन जो ये वाला मेथड है ना, हालांकि ये वाला मेथड आया इसी के अंदर से ही है, इसलिए मैंने इसको स्लैश किया हुआ, और देख लो बुक के भी अंदर इन दोनों को एक साथ लिखा गया होगा। ये क्या है जरा पढ़ना, दिस इज योर व्हाट, परसेंटेज मेथड। कैसे निकलता है, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आप अगर ये सिंबल देख पा रहे हैं तो इसका मतलब होता है चेंज। अब चेंज कैन बी इंक्रीज, चेंज कैन बी डिक्रीज, दैट इज योर चेंज। डेल्टा मीन चेंज। समझ आ गया? सर आप ये कह रहे हो कि ये जो मैंने लिखा है फॉर्मूला वो इसका है, किसका, परसेंटेज मेथड का, तो फिर इसका फॉर्मूला कहां है, इसी में से निकलता है। अब जरा 2 मिनट के लिए मेरी बात को सुनना जो मैं यहां पे बोलने वाला हूं। एक बात बताओ, अच्छा यहां पे कर दूं, जगह है, क्या लिखा है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। सर इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला चेंज इन डिमांड अपॉन ओल्ड डिमांड। क्या बोला, ओल्ड डिमांड। ये क्या है, व्हाट इज ओल्ड डिमांड? सर डिमांड चेंज होने से जो पहले थी दैट इज योर ओल्ड डिमांड, और अब जो डिमांड हो रही है वो न्यू डिमांड है। बात समझ आ रही है? एग्जांपल देके बात करते हैं। सर पहले आपका डिमांड था 2, अब कितना हो गया 5, तो 2 को हम नाम क्या देंगे, ओल्ड डिमांड, सिर्फ Q यूज करूंगा, और इसके लिए Q1 दैट इज योर न्यू डिमांड। हाउ टू कैलकुलेट चेंज इन डिमांड? सर न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड, मतलब Q1 माइनस Q। तो सर डेल्टा Q कितना आना चाहिए, कितना ये वाला बोलो, ये 5 है, माइनस ये कितना है 2, तो सर तुम्हारा डिमांड में चेंज कितना हुआ, चेंज हुआ 3 यूनिट्स का। पॉइंट क्लियर हुआ? अब ये वाला कंसेप्ट में दोबारा प्राइस के लिए यहां पर रिपीट नहीं करने वाला, और मुझे उम्मीद है कि आपको ढंग से क्लियर हो गया। इसको रब कर देता हूं, ठीक है? ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये क्या लिखा हमने, चेंज इन डिमांड अपॉन ओल्ड डिमांड मल्टीप्लाइड बाई 100। सर क्योंकि परसेंटेज की बात करता हूं, बात समझ आ रही है? बिल्कुल सेम वे में परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, चेंज इन प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। डाउट नहीं है? अभी कोई लिखेगा नहीं इसको, खाली आपको सुनना है, ध्यान देने वाली बात। फॉर्मूला क्या था जरा बोलना। सर ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हम उसी चीज को जो मैंने यहां लिखी थी ना, इसमें यूज करने वाला हूं। हाँ जी, परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या था बोलना, डेल्टा क्यू अपॉन ओल्ड डिमांड मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन डेल्टा पी अपॉन ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। मैथ्स के हिसाब से कैंसिल हो गया, क्या बचा देख के बताना। सर डेल्टा क्यू अपॉन क्यू बचा अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी बचा। बात समझ आ रही है? अच्छा, जब ये ऊपर आएगा तो क्या ये रेसिप्रोकल हो जाएगा? हाँ, बताना क्या लिखा जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन डेल्टा क्यू। अभी तक डेल्टा पी ऊपर था और पी नीचे है, जब ये गया ऊपर तो क्या हो गया, पी ऊपर आ गया और डेल्टा पी नीचे आ गया। बात समझ आ रही है? अब सर डेल्टा वाले कर लो एक तरफ, मतलब डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन, सर ये बना तुम्हारा प्रोपोर्शनेट मेथड। क्लियर हुआ? सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिसमें से आते हैं दैट इज योर परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड से ही आते हैं। 80% क्वेश्चन आते हैं। यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछिए कि सर ये कैसे किया आपने, कहां से आ गया। मन में कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर नहीं पूछेंगे तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ? परसेंटेज मेथड को यूज करके आंसर हमेशा परसेंटेज में आएगा, और इसको यूज करके आपका आंसर हमेशा एब्सोल्यूट नंबर में आएगा, इसमें परसेंटेज में नहीं आता है। लेकिन चीज एक ही है। तब कर दूं? चलिए थोड़ा आगे बात कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको पहले वाले मेथड का मतलब ढंग से क्लियर कर पाया हूं। ठीक है, इसकी बात करते हैं। जरा पढ़ना क्या लिखा है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सर ये जो पूरा का पूरा मेथड है ये एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस्ड है, कंज्यूमर का खर्चा
कितना खर्चा करता है उसके बेस पे निकालते हैं कि किसी भी चीज की ईडी की वैल्यू क्या होने वाली है। समझ में आ रहा है? लास्ट का बच्चा बोलो, ज्योमेट्रिक मेथड, जिसका एक और नाम क्या है, आर्क मेथड। क्या बोला? आर्क मेथड, या कभी कभी कहते हैं पॉइंट मेथड। चेक कर, ये सब लिखा होगा बुक में ना। और एक चीज बोलना चाहूंगा, व्हेन आई वाज इन क्लास 11th, नहीं 11 में नहीं, माइक्रो मेरे टाइम में 12th में थी, यस 12th में थी। तो 12th क्लास के अंदर ये तीनों मेथड्स के बारे में हमारे सर ने हमको पढ़ाया था, लेकिन अब ये वाला मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। ज्योमेट्रिक मेथड आपको नहीं पढ़ना। हंसने वाली बात नहीं है, जिंदगी में आगे काम आएगा, जो इस बार नहीं पढ़ रहे आप। क्या हुआ बोलो? परसेंटेज मेथड एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आपके करंट सिलेबस का पार्ट है। कौन सा नहीं है बताना? ज्योमेट्रिक या आर्क या पॉइंट मेथड सिलेबस का पार्ट नहीं है। आगे बढ़े, ठीक है। जरा पढ़ना लिखा क्या है एक बार, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब क्या कहने का कि सर जब भी ईडी का आंसर आएगा ना, तो इनमें से कोई एक आएगा। 5 होती हैं। क्या लिखा है? डिग्री, या दूसरे वर्ड्स में कहूं तो व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ ईडी, कि आपका नंबर वैल्यू कितनी आएगी। बात समझ आया? या तो ईडी का आंसर 0 आएगा, या ईडी का आंसर आएगा इन्फिनिटी, या ईडी का आंसर 1 से बड़ा आएगा, या ईडी का आंसर 1 के बराबर आएगा, या ईडी का आंसर 1 से छोटा आएगा। अगर ईडी का आंसर या वैल्यू सॉल्व करने पे 0 आ गया तो उसको नाम क्या दिया जाएगा? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अभी क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर तुम्हारा आंसर ईडी का इन्फिनिटी के बराबर आ गया तो इसका मतलब है उसका नाम क्या मिलने वाला है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। सॉरी, दोनों यूज हो गया, एक ही हो गया। क्या हो गया? परफेक्टली इलास्टिक हो गया, राइट। ठीक है ना? आपने भी ठीक नहीं करा, मुझे यहां पे गलती कर रखी थी मैंने। हाँ भाई, ईडी का अगर आंसर क्या आया, 1 से बड़ा आ गया, तो उसका नाम क्या होने वाला है? हाईली इलास्टिक या इलास्टिक डिमांड। एक ही बात है, देखो नाम 3 बोलूंगा, हाईली इलास्टिक, इलास्टिक या मोर इलास्टिक। तीनों का मतलब एक है। रिपीट कर रहा हूं, अगर ईडी का आंसर सॉल्व करने पे 1 से बड़ा आता है तो सर वो डिमांड कैसी है? हाईली इलास्टिक, इलास्टिक या मोर इलास्टिक। एक ही बात है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बोलूं आगे? सर अगर आपका आंसर 1 के बराबर आता है तो एग्जाम में क्या लिख कर आओगे? यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोला? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। लास्ट क्या लिखा है? जब ईडी का आंसर या कोफिशिएंट 1 से छोटा आएगा तो सर उसका नाम दिया जाएगा लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड। ये बातें एक ही हैं। अब यहां तक पूछिएगा। मैं ये सब बातें क्यों समझा रहा हूं सर? इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे, और आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर यू हैव टू यूज परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। अच्छा एक बात बताओ, अगर एग्जाम में फॉर्मूला मेंशन ना हो, इससे करके दिखाओ, कौन सा यूज करोगे? यू हैव 2 मेथड्स, 1 and 2। कौन सा यूज करोगे? यू कैन यूज परसेंटेज मेथड, यू कैन ऑल्सो यूज प्रोपोर्शनेट। गलती से टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को इस्तेमाल मत कर देना, जब तक कि वो बोले ना तब तक आपको नहीं करना है। इससे निकालोगे, इससे निकालोगे, गलत नहीं होगा, सही होगा। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? इसका मतलब यही है कि अगर मेथड मेंशन नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट इसी को यूज करने वाले हैं। चाहे इसको यूज करो तो आंसर किसमें आएगा? परसेंटेज में आएगा। और अगर आपने इसको यूज किया, दोनों सही होंगे, बस ये फर्क है कि इससे आपका आंसर परसेंटेज की फॉर्म में नहीं आएगा। कर लोगे अगर आ गया तो? अच्छा मान लो कि अगर इससे आ गया तो क्या चाहिए हमको? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कैसे निकलेगा सर? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर इसको जब आपने आगे इसको किया सॉल्व तो आपका आंसर आएगा, बोलो किसमें आएगा? परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा। कोई डाउट? कुछ पूछना है? आगे बढ़े? ठीक है। अब चलिए मैं यहां पर आ रहा हूं और मैं इसको मिटा रहा हूं। बात करते हैं, जरा पढ़ना क्या लिखा है? ईडी इज इक्वल टू 0 परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। देखो आपकी बुक के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हैं, तो मैं उसी को बेस लेके बात करूंगा। सर मान लेते हैं किसी चीज का प्राइस दिया है px और यहां पे क्या बोलो? dx, नॉट dx, हम यूज करेंगे qx। बात समझ आ रही है? पहले प्राइस कितना था इसका? 30,
देखो कितना 30, 40, 50, डिमांड कितनी है? डिमांड सर 100 है, यहां भी 100 है और यहां भी 100 है। ये क्या हुआ? आप क्या देख पा रहे हैं? आप क्या देख पा रहे हैं? सर प्राइस चेंज तो हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन क्या नहीं हो रहा? डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ रहा। इसका मतलब है कि डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा। और अगर डिमांड में चेंज नहीं आ रहा तो ईडी का वैल्यू कितना आना चाहिए? 0। ईडी का मतलब ही यही है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे असर क्या पड़ रहा है। तो यहां पे आपके हिसाब से क्या पड़ रहा है सर? कुछ भी नहीं। तो ईडी का आंसर क्या आना चाहिए? 0। और उसके आगे आप क्या लिख कर आओगे? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है सर। ये क्या प्रैक्टिकल लाइफ में कोई ऐसा एग्जांपल दोगे मुझे, ऐसा गुड जिसका डिमांड कैसा है? परफेक्टली इन इलास्टिक। सर प्राइस कितना भी बढ़ा दो डिमांड में कोई असर नहीं पड़ेगा, इतना भी नहीं पड़ेगा। अगर मैं आपसे ना सच में बात करूं सर, इसका कोई एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है। हर चीज की डिमांड मैं कहता हूं कुछ तो कम होगी। क्या? प्राइस के बढ़ने से। अगर कोई सामान लगातार महंगा हो रहा है ना सर, मैं कहता हूं भले ही इतना सा फर्क पड़ेगा उसकी डिमांड पे, कम होगी लेकिन कम होगी। इसका मतलब है कि सर ये वाला जो एग्जांपल जो मैंने केस पढ़ा, दिस इज टोटली इमेजिनरी, इट इज टोटली हाइपोथेटिकल। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर मैं एग्जांपल लेके बात करूं कि कोई क्लोज, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? सर कुछ भी हो जाए, इसका तो डिमांड कम नहीं हो सकता हमारे हिसाब से। चलो हम बात कर लेते हैं अगेन मेडिसिन की। डॉक्टर ने आपको बोल है, क्या बोला आपने? सुई धागा कहां से आ गया यार? कमाल है ना। डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको ये कैप्सूल रोज खानी है तभी तुम जिंदा रह सकते हो। मान लेते हैं कि आपको कोई ऐसी बीमारी है कि आपको वो कैप्सूल रोज खाना है। पहले वो 5 रुपए का था, आप खा रहे थे, अब उसकी कीमत है 20 रुपए। क्या उसका डिमांड करना बंद कर दोगे? सर दूसरे खर्चे कम कर दोगे आप, और उस वाली कैप्सूल को आप खाओगे कैसे भी करके। अच्छा 100 की हो गई, अब बोलो तब भी खाओगे? खानी पड़ेगी भाई। देख रहे हो प्राइस लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है उसका, लेकिन डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ रहा। तो इसका हम एग्जांपल मान सकते हैं कि इसका परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का। क्लियर है? ये इसकी बात है। अच्छा एक बात बताओ सर, इसमें डिमांड कर्व कैसा बनता होगा? आइए बात करते हैं कैसा बनेगा, आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि डिमांड ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, बोलो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। अच्छा यहां पे क्या दिखाते हैं हमेशा? वी ऑलवेज शो डिमांड। और यहां पे हमेशा क्या दिखाते हैं? प्राइस। ठीक है। अच्छा प्राइस जो अभी हमने एग्जांपल लिया कितना बोलो? 30, 40, 50। मैं मान लेता हूं यार, मैंने स्टार्ट इनसे कर दिया। 30, 40 एंड क्या हो गया? 50। अच्छा डिमांड कितनी हो रही थी उसकी? चलो 100 मान लिया। सर प्राइस 30 था तब डिमांड कितनी थी? 100। जब प्राइस क्या हो गया? 40, तब भी डिमांड कितनी है? 100 है। जब क्या हो गया उसका प्राइस? 50, तब भी कितनी डिमांड है? 100। तो सर एक ऐसा डिमांड कर्व आपको दिखाई पड़ेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्या बोला? और इसी का कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी? 0। और इसको नाम दिया जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। सर कुछ भी कर लो, ये कि ऐसा गुड है जिसका डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। देख रहे हो? इसलिए इसका जो डिमांड कर्व का शेप है, इट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। कोई डाउट? आगे बढ़ सकते हैं? चलो इसको मैं रब कर रहा हूं, रब कर दूं। कुछ भी आप अपने कॉपी में ना लिखें, इसको ड्रॉ मत करो, क्योंकि सब चीजें बुक में दी हुई है। मैं खाली एक्सप्लेन करने के लिए मुझे यहां पे काम करना पड़ रहा है। चलो अभी मैंने आपसे बात करी थी इसके बारे में। नाउ आई विल टॉक अबाउट परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अच्छा ये मतलब क्या होता होगा? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता होगा आपके हिसाब से? बोलो। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड सर एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर प्राइस चेंज नहीं हुआ, लेकिन डिमांड बेफालतू में या तो बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही है। प्राइस वही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। कोई गुड है ऐसा लाइफ में? अगेन इट इज एन इमेजिनरी कंडीशन। देखो बुक में लिखा भी होगा, ये एक इमेजिनरी काल्पनिक बात है। रियलिटी में ऐसा कोई गुड नहीं है सर जिसका डिमांड बेफालतू में बढ़ रहा है, प्राइस वही है।
बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से क्या है, देखो ये पूरा चैप्टर किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ डिमांड पे। और लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि सर प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस सेम ही है और डिमांड भी फालतू में बढ़ती जाए। इसीलिए उसको बोला गया कि क्या है? इमेजिनरी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से बात नहीं कर रहा। सर अगर मुझे इसको शो करना पड़े टेबल के थ्रू, प्राइस ऑफ एक्स, क्या क्या आएगा बोलो? क्वांटिटी ऑफ एक्स। सर पहले प्राइस 30 रुपए था, अब भी कितना है? 30 रुपए। डिमांड पहले 100 थी, अब कितनी है? सवाल यह है कि जब इसका प्राइस सेम है तो इसकी डिमांड आखिर बढ़ क्यों रही है? सोचने वाली बात है ना यार, ये बढ़ने के पीछे का क्या रीजन हो सकता है? अब प्राइस सेम है। बात समझ आ रही है? तो इसी को हम नाम दे देंगे, बोलो ईडी इज इक्वल टू क्या होने वाला है? इंफिनिटी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या बोला? इलास्टिक। अच्छा अब सवाल आता है कि सर अगर इसी के बेस को अगर मैं डायग्राम लेकर चलूं तो कैसा बनेगा? सही है। अच्छा यहां पर क्या शो करने वाला हूं? डिमांड। यहां पे क्या आएगा बोलो? प्राइस। सर प्राइस 30 रुपए, डिमांड पहले 100 फिर 200, ये 100 है, ये कितना बोलो? 200। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। सर आप देख पा रहे हो कि बेटा तुम चाहे प्राइस सेम रखो, डिमांड बेफालतू में क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ईडी विल बी इक्वल टू व्हाट? इंफिनिटी। और इसका नाम क्या होने वाला है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। कोई इंपैक्ट नहीं है। आप देख पा रहे हो कि प्राइस में क्या चेंज हुआ है? कुछ भी नहीं, डिमांड बढ़ती जा रही है। क्या ये आपका लॉ ऑफ डिमांड है? तभी इसका नाम क्या रखा गया? इमेजिनरी कंडीशन। अच्छा एक बात बताओ, इसको देखने के बाद ये तो क्लियर हो गया कि ये लॉ ऑफ डिमांड की बात ही नहीं कर रहा, तो बिल्कुल उसका आप देख पा रहे हो डिमांड कर्व भी लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से नहीं बना। असल में लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से डिमांड कर्व की शेप कैसी होती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ना तो पहले वाले केस में थी ऐसी और ना इसके अंदर बनी है। दैट्स वाई दे बोथ आर हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी, काल्पनिक है। आगे बढ़ सकते हैं? गणेश जी कुछ पूछना है? इस तरफ कर दूं? हाँ जी बता रहे एक बार, क्या अगला वाला क्या बताना? ईडी विल बी मोर देन 1, मतलब एक लाइन बोलूंगा, ध्यान देना। when the percentage change in demand is more than percentage change in price। क्या बोला? when the percentage change in demand is more than percentage change in price, उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 से क्या आएगा? बड़ा आएगा। सर क्लियर हो गया? तो उसी का नाम क्या होने वाला है सर? हाईली इलास्टिक या सिंपली इलास्टिक या मोर इलास्टिक डिमांड। सर जब प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में चेंज ज्यादा आता है ना, उसी का नाम क्या होता है? इलास्टिक डिमांड या हाईली इलास्टिक डिमांड या मोर इलास्टिक। डाउट? ये जो आपको 3 केस दिखाई पड़ रहे हैं ना, कौन कौन से बताना? थर्ड केस, फोर्थ केस और फिफ्थ केस। असल में यही 3 केस है जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हैं, क्योंकि इन तीनों केसेस के अंदर डिमांड कर्व का शेप ऐसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव स्लोप होगा। और असल में लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि डिमांड कर्व विल स्लोप डाउनवर्ड्स। लेकिन इनका जो स्लोप का जो शेप है ना, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, बस ये है। लेकिन होगा क्या? डाउनवर्ड ही होगा। एक कर्व कैसा होगा? एक कर्व कैसा होगा? स्टीपर। एक कैसा होगा? फ्लैटर। और एक ना तो स्टीपर होगा ना फ्लैटर होगा। कौन सा वाला? ये वाला। बात समझ में आती है नहीं आती है?